हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लगातार यूपी टीजीटी, पीजीटी, DSSB, यूके, एलटी जो भी एग्ज़ाम्स आपके अपकमिंग होने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग उससे संबंधित बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह लेकर आ रहा हूँ। कलेक्शन जो मेरा है प्रश्न का, आप देखिएगा इसके स्टैंडर्ड ही अलग हैं। बहुत सारे जो स्टैंडर्ड होते हैं, जिस तरीके से आज के ज़माने में फ़िज़िकल एजुकेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग ही मैं इस सब चीज़ों को लेकर आ रहा हूँ। उसको मद्देनजर रखते हुए ही मैं इन सब चीज़ों को कर रहा हूँ। और आपको अगर पहली बार आप देख रहे हैं चैनल, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पुराने प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पर आपको हिस्ट्री के नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए या मेरे प्रिपरेशन वाले ग्रुप से जुड़ना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर हाय लिख कर सेंड करिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे दिया हुआ है ना, वहाँ मेरा मोबाइल नंबर दे रखा है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ करा रहा हूँ उसके नोट्स PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और आपने देखा होगा पिछला वाला क्वेश्चंस काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा पॉजिटिव कमेंट आया है बच्चों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज क्या हम लोग लाते हैं। तो 150 क्वेश्चन हम लोगों ने ख़त्म किया था, वहाँ पे पेन कॉपी ले लेते हैं, आप भी आ जाइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विच एजुकेशनल पर्सनालिटी सेड। ये एजुकेशन के कौन से पर्सनालिटी है जिन्होंने बोला है एजुकेशन थ्रू प्ले। ठीक है, यह बात किसने कही, एजुकेशन थ्रू प्ले। तो इसका जो राइट यहाँ पे है जैक्स रूसो। ठीक है, पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल एंड जॉन बेस्डो। तो शिक्षा पद्धति में खेल प्रणाली को लाने वाले फ्रोबेल हैं और इन्होंने कहा था कि एजुकेशन थ्रू प्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं विच न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम एंड हीमोग्लोबिन। तो ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो हमारा हार्मोन्स, एंजाइम एंड हीमोग्लोबिन लगभग इन सब में काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट है, नहीं कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एनर्जी में काम करता है। मिनरल्स है, मिनरल्स हमें प्रोडक्टिव फूड होता है, मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। विटामिन भी प्रोटेक्टिव फूड में आता है। नेक्स्ट है प्रोटीन। तो प्रोटीन टिश्यूज़ को रिपेयर करने के साथ साथ ये सब फॉर्मेशन में भी काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, प्रोटीन। प्रोटीन ही काम करता है हार्मोन्स का, एंजाइम्स और हीमोग्लोबिन को फॉर्मेशन करने में। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ हार्ट एरिथेमिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपको पहले ये समझना है कि ये अर्थेमिया है क्या। अर्थेमिया का मतलब क्या होता है, कैल्सिफिकेशन ऑफ आर्टरीज, सॉरी यहाँ क्लासिफिकेशन होगा, वॉल्व डिजनरेशन, इरेगुलर हार्ट बीट या वेंट्रिकल डिजनरेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इरेगुलर हार्ट बीट। इरेगुलर हार्ट बीट को हार्ट अर्थेमिया भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज डायग्नोस्ड बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी टेक्निक जो यूज किया जाता है तो वो किस प्रकार की मतलब बीमारी को ठीक करने के लिए एंजियोग्राफी कराई जाती है। तो पहला है बोन डिसऑर्डर, ब्लड वेसल्स डिसऑर्डर, नर्व डिसऑर्डर्स और इंटेस्टाइन डिसऑर्डर। तो कुछ बच्चों की शिकायत है कि मैं सिर्फ इंग्लिश में मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, हिंदी में नहीं कर रहा हूँ। जी मैं हिंदी में बोल तो रहा हूँ ना, और बगल में उसके मैं आपको PDF भी दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से उसको ठीक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए हिंदी और इंग्लिश में करने में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो जिसको जो सुटेबल अच्छा लगे वो अपने हिसाब से कर लीजिए, लेकिन मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप उससे घबराइए मत। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि जो एंजियोग्राफी होती है ये टेक्निक हम क्यों यूज़ करते हैं या किस चीज़ का डायग्नोस करने के लिए, यानी कि उपचार या निदान के लिए किया जाता है। तो किस प्रकार के बिगाड़ का, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ब्लड वेसल्स डिसऑर्डर्स के लिए हम एंजियोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन ऑफ मसल्स एंड मूवमेंट आर द इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा मतलब है जिसका मतलब क्या है कि मसल्स दिया हुआ है और वो मसल्स का वो वाला मूवमेंट्स नहीं है, इनकरेक्ट है। तो बात करते हैं बाइसेप। तो बाइसेप यानी फ्लेक्सर ऑफ द आर्म। तो बाइसेप क्या होता है, फ्लेक्सर ऑफ द आर्म, ये एकदम सही है। डेल्टोइड एबडक्टेड ऑफ द ह्यूमर्स,
ठीक है, यहाँ ह्यूमरस नहीं होगा, ह्यूमरस होगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ह्यूमरस। तो ये भी सही है कि डेल्टोइड जो होता है ह्यूमरस बोन को क्या करता है, एडप्ट करता है, मतलब कि अपने जो मिड पॉइंट होता है, शारीरिक बिंदु होते हैं, उससे दूर की तरफ ले जाता है, एबडक्शन कहते हैं, और इधर जब आता है एडक्शन कहते हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का ट्रिक समझ लीजिए कि जब कोई हिस्सा दूर जा रहा है तो एबडक्ट हो रहा है, और पास आ रहा है, पास मतलब कि जब कोई बाहर का हिस्सा, मतलब यही जो ले गए थे उसको पास लाते हैं तो ऐड कर रहे हैं। तो आप अगर एबडक्शन और एडक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि बाहर से हिस्सा आ रहा है तो ऐड हो रहा है, यानी वहाँ पे एडक्शन का यूज करेंगे हम, तो उसको एडक्शन आप कह सकते हैं। एडक्शन से आप याद रखिएगा, टेरेस मेजर एबडक्टेड ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही है, यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, और लेटिस्मस डॉर्सी आउटवर्ड रोटेटर ऑफ द मसल्स, तो इस ह्यूमरस, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा लेटिस्मस डॉर्सी। मतलब कि ये लेटिस्मस डॉर्सी क्या होता है कि आउटवर्ड रोटेटर ऑफ द ह्यूमरस, ये गलत है। लेटिस्मस डॉर्सी मसल्स कहाँ होता है, लेटिस्मस डॉर्सी मसल्स आपके ये पीछे बैक में जो है ना, यहाँ पे होता है। तो मैंने एक मसल्स का वीडियो डाल रखा है, मैंने उस मसल्स के लोकेशन और मसल्स के निकनेम बता रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा कि लेटिस्मस डॉर्सी मसल्स कहाँ पर होता है। तो चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम फॉर द न्यू कोरोना वायरस डिजीज़ कोविड-19 वाज अनाउंस्ड बाय WHO। तो ये जो WHO के द्वारा कोविड-19 का जो नाम दिया गया था, कोरोना वायरस को कोविड-19 का जो नाम अनाउंस किया गया था वो कब किया गया था। तो देखिए कितना मैंने आपको, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप ये मत समझिए करंट अफेयर्स से क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो तैयारी आप पूरी तरीके से करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 31 दिसंबर, 30, 29, 11। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 11 फरवरी 2020 को WHO के द्वारा कोविड-19 कोरोना वायरस को कोविड-19 का नाम दिया गया, ठीक है, अनाउंस किया गया था ऑफिशियली। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ HDL, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिक्विड, हाई डेंसिटी लैक्टेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू कूपर 1958 वैल्यू ऑफ 12 मिनट रन टेस्ट इज कन्वर्टेड टू VO2 max बाई। तो VO2 max जो कूपर के द्वारा जो एक आगे बताया गया था आपका एंड्योरेंस और एरोबिक एंड्योरेंस को चेक करने के लिए 12 मिनट रन वॉक का आपने सुना होगा। तो ये 12 मिनट रन वॉक के लिए जो उन्होंने फार्मूला बनाया था VO2 max को जानने के लिए, वो फार्मूला क्या था। थोड़ा सा टिपिकल है और थोड़ा सा कठिन सवाल है, इसको याद करना मुश्किल है, ठीक है। तो VO2 max इक्वल टू 22.351 इंटू डिस्टेंस जो होगा वो किलोमीटर में -11.2881। तो हालांकि ये बहुत पेचीदा क्वेश्चन हो जाएगा, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलेंगे और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड बीट। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो जिम्मेदार होता है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और बीट कराने में। देखिए यहाँ पे कंट्रोल नहीं बोला है, अगर ये कंट्रोल बोलता कि हार्ट को कंट्रोल कौन करता है तो इसका आंसर हो जाता मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है कि ये कंट्रोल करता है, ठीक है, लेकिन इसने पूछ रहा कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराने का और बीट कराने का काम कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे नोड। ऐसे नोड को हम पेस मेकर भी कहते हैं। हार्ट का पेस मेकर होता है जो ही मतलब क्या करता है, पेस मेकर करता है। एक होता है SV नोड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है साइनो आर्टरियल नोड, ठीक है। ये कहाँ पे होता है स्थित, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा अगर आप जानते हैं तो। चलिए ये कहाँ पे मतलब मौजूद रहता है ऐसे नोड, आपको बताना भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, रिस्पिरेटरी इज अ रिफ्लेक्स एक्टिविटी
एंड इज़ अ कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय। रिफ्लेक्स मतलब है कि एक बार सांस ले रहे हैं तो फिर अंदर भी जाएगा और बाहर भी जाएगा, तो इस तरीके से रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है रिस्पिरेशन। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, और ऊपर वाले पूछा था कॉन्ट्रैक्ट एंड बीट। बहुत सारे बच्चे मेडुला ऑब्लिंगेटा मार देते हैं, तो ये गलत आंसर हो जाता। तो रिस्पिरेटरी जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वो किया जाता है मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड पोन्स के थ्रू। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। कुछ लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मार देंगे, लेकिन यहाँ पे मेन फंक्शन मेडुला ऑब्लिंगेटा का होता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ फिरोज शाह कोटला ग्राउंड। तो फिरोज शाह कोटला जो ग्राउंड है उसका नया नाम क्या है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, करंट अफेयर्स को भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। ये नहीं कि पुराने क्वेश्चन को रटते रहिए, क्योंकि क्या नए क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे, एकदम आएंगे। तो आप इन सब चीज़ों को भी लेके चलिए। तो प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम निकल पाए, मैं फर्जी वाली बातें नहीं करता। तो अरुण जेटली, शीला दीक्षित, गौतम गंभीर एंड अजित वाडेकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुण जेटली। स्टेडियम को फिरोज शाह कोटला का नाम बदल के अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग मोर इम्फेसिस ऑन। तो ब्रिटिश अप्रोच मतलब जो ब्रिटिश के लोगों ने लेसन प्लान पर काम किया था उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया था इसमें से। तो एक्टिविटी में महत्व रखा अपने लेसन प्लान में, टीचर पे ज़्यादा महत्व किया था, या कंटेंट प्रेजेंटेशन में महत्व ज़्यादा किया था, या फिर टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन दोनों पे महत्व रखा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा कि उन्होंने लेसन प्लान जो ब्रिटिश अप्रोच का लेसन प्लान था उसके हिसाब से जो हम लोगों ने कॉपी किया है, तो वो टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन दोनों पे वो बात करते हैं। तो देखिए ये नहीं कि सिर्फ आपको एनाटॉमी से क्वेश्चन अधिक पूछ लिया या स्पोर्ट ट्रेनिंग से क्वेश्चन अधिक पूछ लिया, भाई ये सारे चीज़ों को मिक्स करके आप पढ़िए। मतलब लगभग सारे टॉपिक जो आपके बीपीएड और एमपीएड में दिए गए हैं ना, वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। मतलब तो टॉपिक क्यों दिए गए हैं बीपीएड में, क्वेश्चन आएंगे, तो इस चीज़ को आप लेके चलिए। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन। तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो होता है वो कहाँ होता है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है 2013 वाले टीजीटी यूपी टीजीटी में। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इंडोक्राइन पेनक्रियाज में। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से, ठीक है, बीटा और अल्फा दो तरह के निकलती हैं और यहीं से आपका इंसुलिन भी सिक्रीट होता है। तो आइए बात करते हैं। अ पर्सन हैज़ ब्लड ग्रुप ए मीन्स सी एंड ही हैज़। अगर किसी पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, तो इसका मतलब क्या है, वो ए एंटीजन इन आरबीसी होगा, ए एंटीजन इन प्लाज्मा होगा, बी एंटीजन इन आरबीसी होगा, या फिर बी एंटीजन इन प्लाज्मा होगा। अगर किसी का ब्लड ए ग्रुप है तो उसमें क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंटीजन इन आरबीसी। आरबीसी में जो ए एंटीजन है उसका करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वहाँ देख लेते हैं। Which team clinched the 2019 टाइटल ऑफ प्रो कबड्डी लीग। तो देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आप इन पर भी काम करके जाइए, मैं बार बार ये बता रहा हूँ। तो प्रो कबड्डी लीग का जो 2019 का जो टाइटल है वो किसने जीता था, तो यू माम्बा, पटना पायरेट्स, बंगाल वॉरियर्स या दबंग दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बंगाल वॉरियर्स ने जीता था 2019 का प्रो कबड्डी लीग। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सालवा ईद नाजिर हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द 400 मीटर वुमेन रेस। एक मिनट, थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो रही है, एक मिनट में इसको सही करता हूँ। हाँ चलिए बात करते हैं। सालवा ईद नाजिर हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द 400 मीटर वुमेन्स रेस फॉर 2019 IIAF वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप। सी इज़ फ्रॉम विच कंट्री। तो आपको बताना है कि ये जो सालवा ईद नाजिर ने 400 मीटर की जो लेडी थी, इन्होंने IAF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2019 में जो हुआ था उसमें 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था। तो वो किस देश की रहने वाली है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बहरीन की। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना है, क्योंकि थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी आपका मैंने यहाँ करा दिया है। इन डबल लीग टूर्नामेंट व्हेन
टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स आर 9, देन टोटल नंबर ऑफ मैचेस टू बी प्लेड आर। अगर हम बात कर रहे हैं कि 9 टीमों का डबल लीग टूर्नामेंट कराने का, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितना होता है। पहले आपको बता दूं कि लीग टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैचेस, टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट में n-1, ठीक है, अपॉन 2। लेकिन ये सिंगल लीग के लिए था, लेकिन अगर हम डबल लीग करना है तो यहाँ से 2 हटा देंगे, अपॉन हटा देंगे, तो ये जब आप करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। तो n मतलब यहाँ पे 9 है और यहाँ 8 है, 9 8 जा 72, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हर प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ आप एक क्वेश्चन पर रहकर सोचेंगे कि मैं इसको पूरा कर लूँ तो ये सही नहीं है। हु बाय एक्सीडेंट डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब फर्स्ट द प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये जो साइकोलॉजी में क्लासिकल कंडीशनिंग है, इसको एक्सीडेंटली मतलब अनजाने में ही इसको डिस्कवर कर दिया है, वो कौन है। अनजाने में डिस्कवर हुआ था, जानबूझ के नहीं हुआ था। ठीक है, मतलब फिर धीरे धीरे उन्होंने मतलब इसको साइंटिफिक रूप दे दिया, लेकिन उनके दिमाग में आया। जैसे न्यूटन्स ने क्या हुआ कि उसके सर पे आपने सेब गिरा, पेड़ के नीचे बैठा था, उसके सर पे सेब गिरा, तो उसको ये समझ में आ गया नीचे ग्रेविटी है, वहाँ फोर्स मोशन काम करता है। तो इसी तरीके से एक्सीडेंटली क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो भी बनाया गया था। तो वो किसके द्वारा पहली बार स्टार्ट किया गया क्लासिकल कंडीशनिंग फर्स्ट टाइम, तो वो था इवन पेवलॉव के द्वारा। ठीक है, तो आगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन जनरल करेक्ट स्टैंडिंग पॉस्चर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अगर हम करेक्ट पॉस्चर की बात कर रहे हैं तो उसमें सारे चीज़ फॉलो होंगे सिवाय एक को छोड़ के। पॉस्चर आप समझते हैं कि करेक्ट पॉस्चर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द बॉडी वेट इन द बॉल ऑफ द फिट। ठीक है, नेक्स्ट है द नी लॉक्ड, द फिट पैरेलल एंड अबाउट 6 इंचेस अपार्ट, द एब्डोमेन रिट्रैक्टेड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप करेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन की बात करेंगे तो इसमें से कौन सब गलत है, सब सही है, एक गलत है, एक्सेप्ट की बात हो रही सिवाय। तो मोस्ट ऑफ द बॉडी वेट इन द फॉल ऑफ द फीट, यहाँ बॉल हो गया है, यहाँ पे आप फॉल कर लीजिएगा, मतलब कि आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो दोनों फीट के बीच में बराबर गिरना चाहिए, ये बात सही है। नेक्स्ट है सी द फीट पैरेलल एंड अबाउट 6 इंचेस अपार्ट, दोनों पैरों के बीच में आपका 6 इंच का गैप होना चाहिए, ये भी बात सही है। द एब्डोमेन रिट्रैक्टेड होना चाहिए, पेट थोड़ा सा पीछे होना चाहिए, एकदम आगे की तरफ नहीं निकलना चाहिए। ये जो ऑप्शन बी है ना, ये गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो ऑप्शन बी हो जाएगा कि नी लॉक करके कभी भी खड़े नहीं होना चाहिए। ये गलत स्टैंडिंग यानी कि इनकरेक्ट पॉस्चर है। करेक्ट पॉस्चर में ये चीज़ें शामिल नहीं होती हैं। आइए लास्ट बात कर लेते हैं। एट द जॉइंट फ्रिक्शन इज एलिमिनेटेड बाय द, तो फ्रिक्शन को हम हटा सकते हैं किसके द्वारा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये हमारा आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों के जो पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं और मोटिवेशन मिलता है मुझे आगे काम करने का। तो बहुत ही जल्द मैं चीज़ों को और अच्छे से करने की कोशिश करूँगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप थ्योरी क्लासेस को भी देखिए, जब तक आप थ्योरी और पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आपको चीज़ें उतनी अच्छी से नहीं आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो ज़रूर इसको ग्रुप बनाइए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो भी ग्रुप में तैयारी कर रहे हैं तो हो सके तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दे रखा है, आप वहाँ मेरे मोबाइल नंबर को अपने व्हाट्सएप पे सेव करके अपने ग्रुप में जोड़ सकते हैं, ताकि मैं वीडियोज़ और नोट्स को अपडेट वहाँ पे कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।